All right. ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन जरा पढ़िएगा माहम। Under or over absorption of overheads occurs because the predetermined overhead absorption rates are based on forecast estimate. क्या मतलब? Predetermined. अंडर और ओवर absorption तब होता है जब हम predetermined करते हैं फ्यूचर कॉस्ट ऐसे प्रेडिक्ट करने। जब हम पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं और एक्चुअल रिजल्ट डिफरेंट आते हैं, और इन दोनों का जो डिफरेंस है इसकी वजह से या अंडर अब्जॉर्प्शन हो रही होती है या ओवर अब्जॉर्प्शन। और जो हमने प्रिडिक्ट किया है वो या हम ओवर प्रिडिक्ट कर लेते हैं, ओवर एस्टिमेट, या फिर हम अंडर एस्टिमेट। अगर ओवर एस्टिमेट कर लिया है तो क्या हो गई है? ओवर अब्जॉर्प्शन हो गई है। अगर हमने अंडर एस्टिमेट कर लिया है तो क्या हो गया है? अंडर अब्जॉर्प्शन हो गई है। अब आइए इसका जरा प्रैक्टिकली एक सम देखते हैं। The estimated overhead in a production cost center is $80,000 and the estimated activity is 40,000 direct labor hours. The predetermined absorption rate using a direct labor hour basis is therefore $2. कैलकुलेट करके बता दिए इन्होंने, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कैसे कैलकुलेट किया है इन्होंने? 80,000 डिवाइडेड बाय 40,000, ठीक है। ओवरहेड्स, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। अब आइए, actual overheads in the period are $84,000 and 45,000 direct labor hours are worked. अब इसका कंपैरिजन हम कैसे करेंगे? हमेशा याद रखिएगा जब भी कंपैरिजन की बात आती है ना, तो बेस लेवल हमेशा सेम होना चाहिए। क्या मैंने कहा? बेस लेवल हमेशा सेम होना चाहिए। बेस लेवल का क्या मतलब है? आप लोग ने स्कूल टाइम्स में, बचपन में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया होगा। कभी रेस लगाई है? रेस भी नहीं लगाई है? चलो घर में कजिन्स के साथ कभी रेस लगाई है? कोई नहीं लगाई है? शालीन बच्ची थी भी। अच्छा, कोई बात नहीं। आपने देखी तो होगी टीवी में, मूवी में, कोई ड्रामे में कि रेस लग रही है। तो रेस कैसे लग रही होती है? एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तमाम खिलाड़ी यहाँ खड़े होते हैं और यहाँ से रेस शुरू होती है और एक एंडिंग पॉइंट पे जाके खत्म होती है। यस और नो? यस। तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम सेम। इसको कहते हैं बेस लेवल। अगर ये सेम ना हो, कोई यहाँ खड़ा हो, कोई यहाँ खड़ा हो, कोई यहाँ खड़ा हो, कोई यहाँ खड़ा हो, आपको लगता है कि इनका कंपैरिजन फेयर होगा? कंपैरिजन तो फिर भी लोग कर लेंगे, ये पहले पहुंच जाएगा क्योंकि ये करीब है, ये सबसे आखिर में पहुंचेगा क्योंकि ये बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ है। लोग तो फिर भी तालियां बजाएंगे और कंपेयर करेंगे, अरे वाह ये जीत गया, वाह भाई वाह कमाल हो गया। लेकिन क्या ये कंपैरिजन फेयर होगा? नो। क्योंकि हमेशा क्या चाहिए हमें? बेस लेवल सेम चाहिए। इसी तरह जब भी हम कंपैरिजन करेंगे यहाँ पर भी, तो हमारा बेस लेवल सेम होना चाहिए। और बेस लेवल सेम होने का मतलब यहाँ पर क्या है? दैट द एक्टिविटी लेवल शुड बी द सेम। व्हाट शुड बी द सेम? एक्टिविटी लेवल। तो एक्टिविटी लेवल जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 40,000 आवर्स का जो टोटल ओवरहेड्स आया है कितना आया है? $80,000। लेकिन यहाँ एक्चुअल में कितना आया है? 45,000 आवर्स के लिए 84,000 आया है। तो क्या हम 80 और 84 को कंपेयर कर सकते हैं? नो। क्यों? क्योंकि बेस लेवल सेम। अब हमें क्या करना होगा? पहले बेस लेवल सेम करना होगा। यानी हम एक्चुअल को लेंगे 45,000, ठीक है। 45,000 आवर्स एज पर द बजट। अगर हमने 45,000 आवर्स का बजट बनाया होता, ओवरहेड्स का खर्चा कितना आया होता? एट द रेट मल्टीप्लाई बाय $2, क्योंकि 2 क्या है? प्री डिटरमाइंड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। तो बजट के मुताबिक अगर हम 45,000 घंटों का खर्चा निकालते, इट वुड हैव बीन 90,000। बट इन रियलिटी
एक्चुअल में ये 45,000 घंटे जो है, इनको कितना कितना खर्चा हुआ इसमें? 84,000। एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ? 84,000। नाउ कैन यू कंपेयर? Yes, because the base level is the same. So it is a fair basis to compare. It seems logical and sensible. So now what's the difference? 6,000. 6,000. Now tell me, is it under absorbed or is it over absorbed? You tell me from here. Don't look over there. Look here. Use your common sense and tell me. Over. Over. How do you know? क्योंकि अगर अंडर होता तो माइनस में आंसर आता। वेरी गुड, वन ऑफ द रीजंस। एंड व्हाट एल्स? कि 45,000 का हमने बजट सोचा कि 90,000 खर्चा हो जाएगा, तो उसी के हिसाब से हमने पर प्रोडक्ट की कॉस्ट में $2 ऐड किए। लेकिन जब एक्चुअल में बिल आया और एक्चुअल में हमने देखा कि खर्चा तो इसमें 84,000 का हुआ है, तो 84,000 के मुताबिक आपको पर यूनिट में कितनी कॉस्ट इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए? 84 डिवाइड बाय 45 करें। 16 डिवाइड बाय 84 डिवाइड बाय 45 1.8 यानी पर यूनिट प्रोडक्शन में ये 1.8 एब्जॉर्ब होना चाहिए था। तो 0.2 से ज्यादा हुआ है कि नहीं हुआ? तो टोटल 0.2 मल्टीप्लाई बाय 45 करेंगे तो 6,000 ही आएगा। तो दिस इज ओवर एब्सॉर्ब। ओवर एब्सॉर्ब। लॉजिक क्लियर है? प्लीज इसकी तस्वीर ले लें या लिख लें अपने पास। लिख लें तो अच्छा है, क्योंकि अब मैं और सम दूंगी तो फिर आप जहन में चीज रहे। नहीं, एग्जामिनेशन छोड़। एग्जामिनेशन ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है सिचुएशंस। ठीक है, हो गया? क्लियर है या नहीं है कॉन्सेप्ट? आगे आइए, कीजिए, खुद से कीजिए।
तो खुद से कहाँ मिस्टेक हुई? पहले लेबर आवर्स मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर डिटरमाइन हम लोग सब चीजों को प्लस करके फिर फिर वो multiply कर रहे थे। अलग अलग नहीं कर रहे थे, सब चीजों को State- ज्वाइन कर। सही सही। एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपने टोटल किया, फिर सबको अलग अलग लेकर चले, क्योंकि सबका ओएआर डिफरेंट आएगा। क्यों ओएआर डिफरेंट आएगा? क्योंकि सबकी इंफॉर्मेशन गिवन है। अगर डेटा गिवन नहीं होता, जॉइंट डेटा गिवन होता, तो फिर आप जॉइंट ही करते। लेकिन जब अलग अलग सबकी गिवन है, तो एग्जामिनर चाह रहे हैं कि आप अलग अलग निकालो और फिर एड अप करो। अलग अलग जब निकाल देंगे तो फिर आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई कहानी? आगे बढ़ते हैं। असल जो कंफ्यूजन होती है ना स्टूडेंट्स को, वो कॉन्सेप्चुअली होती है कि भाई अंडर है या ओवर है। क्योंकि नंबर तो किसी तरह निकाल लेते हैं, नंबर कैलकुलेशन का मसला नहीं होता। यहाँ फंस जाते हैं, यहाँ फंसने से पूरा एमसीक्यू रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि एमसीक्यू में ऑप्शंस में दोनों ऑप्शंस होते हैं, 6000 अंडर अब्सॉर्ब, 6000 ओवर अब्सॉर्ब। अब अगर आपने अंडर चूज कर लिया तो बस गए 2 मार्क्स, सारी कैलकुलेशन भी बर्बाद। और हालांकि ये इतना इजी टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आइए। यहाँ पे इन्होंने कोई शॉर्टकट दिया हुआ है, मैं इस पे नहीं जाना चाह रही, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब आइए नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पसेस, पढ़िए नबिया। For internal purposes and for organization is based on the price of your products on estimates of total cost. A total cost per unit of output may be required. क्या कह रहे हैं? For internal reporting purposes and for organizations which base the selling prices of their products on estimates of total cost, a total cost per unit of output may be required. क्या मतलब, क्या बात समझ रहा है? एक आइडेंटिटी कॉस्ट को सिलेक्ट करने के लिए बताना होता है कि कौन कौन सी चीजें हमने इसमें इनकॉर्पोरेट की रिपोर्टिंग में। इसमें देखो लुब्बे लुभाव हमें यही बताया जा रहा है कि देखो हर हमारा जो मकसद है ये पूरा चैप्टर करने का, वो क्या है कि हम प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड आउट कर सकें। और प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल है, किसी लेमन को भी पता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। अब हमने ये तीनों चीजों को टेक्निकली देख लिया कि कैसे डील करना है, और यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स के नाम की कोई चीज होती है। सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड्स नहीं होते, बल्कि नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी होते हैं। जब आप इसको भी इंकॉर्पोरेट करते हो, तब जाके आपकी एक जेन्युइन टोटल कॉस्ट निकल के आती है। और जब तक जेन्युइन टोटल कॉस्ट निकल के नहीं आएगी, तब तक आपका एक जेन्युइन सेलिंग प्राइस कैसे तय होगा, ये बात यहाँ पे की जा रही है। अब आइए आगे। अच्छा, अब ये किस किस मकसद के लिए की जा रही है? इंटरनल रिपोर्टिंग। ये हमने डे 1 पे ही समझ लिया था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट इंटरनल रिपोर्टिंग, इट्स नॉट अबाउट एक्सटर्नल। ठीक है। लेकिन यस, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग कहीं ना कहीं ताल्लुक है। कब? जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सेल्स रिकॉर्ड करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड करोगे, और शो करोगे कि हाँ भाई इतनी सेल्स हुई है। तो वो सेल्स भी आप कब शो कर सकते हो? जब इंटरनल रिपोर्टिंग में आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट और प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस पता हो और वो जेन्युइन हो। ठीक, आगे आते हैं। ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट एस्टिमेटेड, ओएआर हमें निकालना है किसका? नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स का। ओएआर निकालना है किसका? नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स का। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? एस्टिमेटेड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट ओवरहेड्स आ जाते हैं नॉन प्रोडक्शन में। कौन कौन से? सेलिंग एंड मार्केटिंग, जिसका पॉसिबल अब्जॉर्प्शन बेस क्या बनेगा? सेल्स वैल्यू। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये कंज्यूमर कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स वैल्यू। एडमिनिस्ट्रेशन, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। तो ये सब नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। अब आइए नेक्स्ट, ये सब प्लेन रीड है, कर लीजिएगा। ये फाइंड आउट करें।
Base rapidly expand the body. Done.
सबका हो गया? क्या आंसर आ रहा है? बताएं। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट 50.9 आया है कि नहीं आया है? नहीं। ऑलराइट, अब इसमें मसला क्या हुआ है, लेट्स सी। कंटिन्यूइंग द प्रीवियस एग्जांपल ऑफ द पावर टूल कंपनी, प्रीवियस एग्जांपल की कंटिन्यूएशन है। कॉस्ट ऑफ पाप ऑफ प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट हैज अ फुल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 50.9, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट गिवन है। बजटेड कॉस्ट एंड रेवेन्यू फॉर द ईयर, प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर ऑल प्रोडक्ट्स 6 लाख, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 1,20,000, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन 4 लाख, बजटेड सेल्स इन टोटल 16 लाख। Sale price of the power puff is $100 per year. Administration overheads are absorbed as a percentage of production cost and sales distribution cost are absorbed as a percentage of sales revenue. मगर कितनी परसेंटेज ये बताई नहीं गई। What is the full unit cost of sales of the power puff? यानी कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट बोले तो क्या, मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये पूरा हमें गिवन है कितना, 50.9। ये और ये हमें पूछा जा रहा है कि टोटल कॉस्ट तो बताओ जरा, और डेटा गिवन है नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स का। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स गिवन है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी गिवन है, और सेल्स प्राइस भी गिवन है, और बताया गया है कि भाई परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर अब्सॉर्ब्ड एज परसेंटेज ऑफ सेल्स रेवेन्यू। तो ये परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम? पहले हम इसका निकालते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर अब्सॉर्ब्ड एज अ परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 1,20,000 और ये प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है हमारी, 6 लाख। 20%. कैसे निकाला? Divide. 1,20,000 डिवाइड बाई 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, कितना? 20%। तो 20% ऑफ 6 लाख कितना होगा? क्योंकि 20% ऑफ 6 लाख ही आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है। 1,20,000। 1,20,000, वही बात हो गई, कोई नई चीज तो हमने नहीं की। खैर, फिर इसको हमने क्या करना है, 20% को हम मल्टीप्लाई करेंगे 50.9 से, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ये, और हमें जो क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो रिक्वायरमेंट पूछी जा रही है वो ये पूछी जा रही है, व्हाट इज द फुल यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल्स। एक यूनिट की कॉस्ट ऑफ सेल्स बताएं फॉर द पावर पफ। तो एक यूनिट का निकालने के लिए हमें इसका 20% लेना होगा, तो हमें नॉन प्रोडक्शन जिसमें से ये एडमिनिस्ट्रेशन का हमें पता चल जाए। 20% ऑफ 50.9 कितना आ रहा है, 10.18। इसी तरह हमने जब परसेंटेज सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का निकाल लेना है, वो कैसे निकालेंगे? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन 4 लाख डिवाइड बाय अब्सॉर्ब्ड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू कितना है, 16 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100, कितनी परसेंटेज आ गई? 25%। 25% ऑफ 100 यानी सेल्स प्राइस आप करें तो 25 आ जाएगा। तो फुल कॉस्ट ऑफ सेल पर यूनिट 25। इन सबको ऐड अप कर रहे हैं हम, 50.9, 10.18 प्लस 25, 86.0। क्लियर हो गई कहानी? यहां हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नाउ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, क्या फर्क है दोनों में? जब भी वर्ड हम मार्जिनल का यूज करते हैं, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल। मार्जिनल का क्या मतलब होता है, वेरिएबल। और एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। अच्छा, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आंसर दोनों से एक ही आता है। और कोई फर्क क्यों नहीं है, या फिर हम इसको अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? फर्क क्या है? वो फर्क है सिर्फ प्रेजेंटेशन का, दैट्स इट। प्रेजेंटेशन, या जिसको हम कहते हैं फॉर्मेट, फॉर्मेट का फर्क है। अब यहाँ पे हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फॉर्मेट देखेंगे, और यहाँ पे हम मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट देखेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग हमेशा याद रखिएगा, इट्स ऑल अबाउट, व्हेनेवर यू हियर द वर्ड मार्जिनल इट मींस वेरिएबल,
wherever you hear the word fixed, it means absorption, it means fixed plus variable. अब होता ये है, हम एक बेसिक चीज हम यहाँ देखेंगे और फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे बेसिक क्या है डिफरेंस दोनों में। यहाँ पे हमने देखा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आप निकालोगे ना, इसका फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ऐसा ही है। ये सब क्या है? इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों का एलिमेंट शामिल है। इससे हमारे पास क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इससे हम अदर एक्सपेंसेस डिडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट। दैट्स इट। अब यहां आ जाइए, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेम फॉर्मूला, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहां पे सिर्फ वेरिएबल एलिमेंट लिया जाएगा, दैट्स इट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स विल गिव यू कंट्रीब्यूशन, एंड देन कंट्रीब्यूशन में से आप लेस करोगे तमाम फिक्स्ड कॉस्ट एंड तमाम अदर एक्सपेंसेस, तो आपको क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट। अब इन दोनों में नेट प्रॉफिट जो आएगा वो सेम होगा, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क। कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट प्लस करके स्टार्ट करना चाहिए, मार्जिन में माइनस कर देना कॉस्ट। देखो ये माइनस ही हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में ये दोनों शामिल है। यहाँ भी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल शामिल है। और फिर फिक्स कॉस्ट अलहदा से माइनस हो रहा है, अलहदा से, लेकिन माइनस तो दोनों ही चल रहा है ना। गेटिंग द पॉइंट? सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है। तो फिर आप बोलोगे मैम जब आंसर दोनों का सेम आना है तो फिर क्या जरूरत है कि एक मार्जिनल कॉस्टिंग का लफड़ा पाला जाए, सिंपली इसी को फॉलो किया जाए। मतलब क्यों, इसका कोई क्या प्रैक्टिकल यूज है जो हम इसको लेकर आते हैं और इसको सीख रहे हैं इस टेक्निक को? तो इसका जवाब है हाँ, इसका प्रैक्टिकल यूज है। कहाँ है? जब इदारे को डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकिंग करनी है रिगार्डिंग व्हाट, कि भाई मैं अभी करंटली प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी बना रहा हूं, तो मुझे अब एक डिसीजन लेना है कि मुझे एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली काम करना है प्लस प्रोडक्टिवली भी काम करना है। तो मैं चाह रहा हूं कि मेरे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो मोस्ट प्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व हो। तो मोस्ट प्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं? बाय फाइंडिंग आउट देयर कंट्रीब्यूशन। क्योंकि ये टेक्निक बोलती है कि भैया ये जो प्रोडक्ट्स तुम बनाओ या ना बनाओ, फिक्स कॉस्ट तो आना ही आना है, फिक्स कॉस्ट तो हर हाल में पे करना ही करना है, चाहे आप कोई प्रोडक्ट बनाए या ना बनाए। कोविड के दिनों में फिक्स कॉस्ट आ रही थी, लोगों ने रेंट्स दिए, हमने स्कूल्स के रेंट्स दिए। कोविड के दिनों में हमने टीचर्स को विदाउट टेकिंग देयर सर्विसेज सैलरीज दी। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो अपनी जगह स्टैंड स्टिल रही, whether there was any student or there was no student. So therefore यहाँ पे बोला जा रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट को जरा अलग करो, तो जरा से वेरिएबल की कहानी देखकर जरा पता लगाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इदारे को। तो अगर हमें लगा कि हाँ प्रोडक्ट ए $10 कमा के दे रहा है कंट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट बी $11 कमा के दे रहा है कंट्रीब्यूशन, और प्रोडक्ट सी $7 कमा के दे रहे हैं कंट्रीब्यूशन, तो कौन से दो प्रोडक्ट्स बनाना ज्यादा फ्रूटफुल है? ए और बी। तो यहाँ पे जो बिला वजह के रिसोर्सेज ऑक्यूपाई हो रहे हैं, क्यों ना मैं यहाँ इसको स्टॉप करके यहाँ के जो रिसोर्सेज यूज हो रहे थे उनको मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूं, तो ये तो मुझे और ज्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा मेरे लिए। तो ये मुझे मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक ही बता सकती है, क्योंकि यहाँ कंट्रीब्यूशन निकल के आता है। हालांकि ये दोनों सेम है, नेट प्रॉफिट कोई फर्क नहीं है।
मगर इधर से मुझे कंट्रीब्यूशन एक एक प्रोडक्ट की पता चलती है, जिससे मैं डिसीजन मेकिंग आगे कर सकता हूँ कि आया ये प्रोडक्ट बनाया जाए या ना बनाया जाए, या इसको इसमें कोई इनोवेशन लाई जाए या ना लाई जाए। गेटिंग द पॉइंट। अब आइए रूल्स देख लीजिए। रूल नंबर 1, ACP is more than MCP when inventory increases. ACP is less than MCP when inventory falls. ACP is equal to MCP when inventory is constant. अभी इन्वेंट्री इंक्रीज का क्या मतलब है? इन्वेंट्री इंक्रीज का मतलब है कि ओपनिंग इन्वेंट्री फॉर एग्जांपल 100 थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री 150 हो गई, तो इसको बोलते हैं इन्वेंट्री इंक्रीज। अगर यहाँ पे इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री 100 है और क्लोजिंग इन्वेंट्री 50 हो गई, तो उसको बोलते हैं इन्वेंट्री डिक्रीज। और इसी तरह जब इन्वेंट्री कांस्टेंट है, ओपनिंग 100 थी, क्लोजिंग भी 100 है, तो ये कांस्टेंट हो गई। ये रूल है। Absorption costing profit will be more than marginal costing profit when inventory increases. Absorption costing profit will be less than marginal costing profit when inventory falls. Absorption costing profit will be equal to marginal costing profit when inventory is constant. अब इस ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये पूरा कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे एग्जाम्पल समझते जाते हैं। गुड। अब आइए जरा हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आते हैं।
शालीन पढ़िए. Marginal costing is an alternative method of costing to absorption costing. In marginal costing, the only variable cost or change is a cost Are charged. are charged as a cost of sales and a contribution is calculated, which is sales revenue minus the variable cost of sales. जो हम पढ़ चुके हैं उसी की यहाँ पे डेफिनेशन पढ़िए. नेक्स्ट मैम. Contribution is difference between sales value and marginal cost of sales. अब आइए, ये सब हम अभी यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि प्रिंसिपल वन क्या है कि फिक्स्ड कॉस्ट पीरियोडिक है, यानी कि जो अभी हमने सारी डिस्कशन की कि वेदर यू सेल और नॉट यू विल हैव टू बेयर द फिक्स्ड कॉस्ट. फिर प्रिंसिपल नंबर 2 क्या है, प्रॉफिट मेजरमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन, जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे. ये पूरी बात यहाँ पे कवर हुई हुई है. और प्रिंसिपल 3 क्या है कि एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड इन इट्स मैन्युफैक्चर आर द वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट आर अनअफेक्टेड. कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो वेरिएबल पे जाएगी, फिक्स्ड जो है वो अनअफेक्टेड रहेगा. एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट कोई भी नहीं लगती. अब आइए एग्जाम्पल के ऊपर. कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट फॉर जून 2001 यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स इफ सेल्स वर टू बी फॉलो एज फॉलोज. सेल्स बताई हुई है कि अगर 10,000 रिलीफ्स की हम सेल करते हैं तो इसका कंट्रीब्यूशन निकालिए और प्रॉफिट निकालिए. ऊपर डेटा गिवन है, ये बहुत बेसिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, इसको जल्दी से कीजिए और देखें कि आपसे पार्ट ए और पार्ट बी हो रहे हैं या नहीं. बस पार्ट ए और पार्ट बी करते हैं. फॉर्मेट आप लोग के सामने है दोनों, नथिंग एल्स. वो है ना टायर टायर कंफर्म की ऑप्शन. तो मिला हमें हमने नहीं मारा माइनस के प्लस डिस्टेंस. इनको ओपनिंग जीरो है. प्रोडक्शन कॉस्ट सेल्स एंड टैक्स. प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी? प्रोडक्शन अबे भाई पूरा मार्जिनल का ये बताना. हम क्या रेशो कंट्रीब्यूशन की बात की. तो कंट्रीब्यूशन तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा ना, तो सीधा निकलेगा. बस पहले सेल्स देन प्रॉफिट निकाल लीजिए. उसने क्या बोले ए और बी का कर. Which was a white fish. With a hot sheet. Basics is on one. एक लाख सेल्स आ रही एक एक क्यों? तो 10 से मल्टीप्लाई हो. 10 से मल्टीप्लाई इससे 10,000 का ए और बी का. I think one statement according to each sales price क्या है 10% per unit.
मैं रॉन्ग भी हो सकती तो रॉन्ग हो गया पूछा तो कर लो सही मैं तो कह रही हूँ देखो ये जो 10,000 डिलीट करो ये हो जाएगा 10,000 डिलीट कर जाएगा ये मल्टीप्लाई करा मैंने 10 से 1 से नहीं मतलब रिलीज हो जाएगा देखो ना ये लिखा हुआ इफ सेल्स वर एस ए 10,000 मिली 8,000 मिली 20,000 तो वो सेल्स का बढ़ा है इससे लगा कि सेल्स का नहीं ऊपर दिया हुआ सेल प्राइस ऑफ $10 पर यूनिट 10,000 वर्सेस इन्वेंटरी भी आ सकता है ये 10,000 कहाँ से आना अच्छा तो इन्वेंटरी होती है बेटा ऐसे नहीं करते हैं हमारे कंट्रीब्यूशन इक्वल्स से ओपनिंग इन्वेंटरी तो दी हुई है ना अरे ऊपर पढ़ो जो ड्रग का नाम ही रिलीज है तो वही तो जो 10,000 रिलीज तो ये यूनिट्स नहीं में तो ये सेल्स है ना यूनिट हाँ ये यूनिट है सॉरी 10,000 यूनिट्स में ना ये यूनिट है क्यों लिखा तो 10 पर यूनिट है तो 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख। ऐसी बस 1 लाख आ रहा है 1 लाख और 1.5 लाख आ रहा है 15,000 ओपनिंग इन्वेंटरी नहीं दी डन आंटी अभी नहीं अभी नहीं हो गया क्या हुआ डिफिकल्ट क्या बोल रहे हो क्यों क्या चीज डिफिकल्ट लगती है एक पार्ट हाँ ए वाला करना था बी सी नहीं मैं नहीं करवाऊंगी क्या डिफिकल्ट लग रहा है ये है ही नहीं कि जो मैं करवाऊँ ये तो मैं स्किप करके आगे बढ़ने वाली थी मुश्किल क्या आ रही है आप लोगों को इंग्लिश पढ़ने में मुश्किल है तो फिर समझ क्यों नहीं आ रही चीज भाई रिक्वायरमेंट क्या कह रही है कंट्रीब्यूशन निकालो कंट्रीब्यूशन निकालने का क्या तरीका है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स तो क्या डेटा नहीं गिवन क्या सेल्स प्राइस नहीं गिवन क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं गिवन कोई डेटा नहीं गिवन तो मुझे बताओ डेटा तो गिवन है तो फिर सिंपली अप्लाई तो करना है फॉर्मूला और क्या करना है पहले कंट्रीब्यूशन निकालो उसके बाद प्रॉफिट निकाल लो दोनों का अलग से मिलेगा ए और बी का ये हमारे जो भी क्या ए और बी का अलग है ए बी कहाँ आ गया ए और बी थोड़ी कोई चीज है यहाँ तो सिर्फ 10,000 रिलीफ की बात हो रही है एक प्रोडक्ट है जिसका एक ड्रग है जिसका नाम है रिलीफ दैट्स अ प्रोडक्ट इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 60,000 आ रहा है कंट्रीब्यूशन साल कितना आ रहा है 60,000 60,000 आ रहा है ठीक है और वो इस तरह आ रहा है कि मैंने 10,000 को पहले मल्टीप्लाई किया 10 से ठीक 1 है लाख आ गया ठीक है फिर मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि वो वेरिएबल है ठीक तो है वो 60,000 आ रहा है ठीक है फिर 10 वो सेल्स माइनस वेरिएबल किया तो फिर 60,000 आ रहा है वो 40,000 आ रहा तो है फिर बेटा ये ओपनिंग इन्वेंटरी किस खाते में जाएगी नहीं है और प्रोडक्शन किस खाते में जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी आप लोगों को इतना मैं ये हैरान हो रही हूँ कि इतना बेसिक जब बोर्ड पे लिखा हुआ है सारा फॉर्मेट भी लिखा हुआ है चीज भी लिखी हुई है तो फिर कहाँ फंस रहे हो अब समझ आया या अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो अब ये भी पूरा करके दिखाओ आ गया ना समझ सेल्स कितनी की है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 पहले परफेक्ट हो गया माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या है ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 20,000 नो ओपनिंग इन्वेंट्री नो ओपनिंग इन्वेंट्री नील फिर उसके बाद क्या है प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ 20,000 यूनिट्स प्रोडक्शन तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 6
तो ये आ गया 1,20,000। फिर लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री कुछ है? कुछ भी नहीं है। क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं। तो ये माइनस करो। 1,00,000 माइनस 1,20,000 कितना आ रहा है? -20,000। माइनस ये आपने सही निकाले है ना, जीरो जीरो। माइनस हाँ, कितना आ रहा है? -20,000, यानी कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, लॉस पे आ रहा है। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन है। फिर उसके बाद लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 45,000। 75,000 का नुकसान, नेट लॉस। ऐसा ही है। अब आइए 15,000 निकालें। 15,000 का 1,50,000 1,50,000। फिर यही सेम चीज चलेगी, यस और नो? तो फिर 120,000 कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी आ रही है? 30,000 लेस फिक्स कॉस्ट 45,000, अगेन लॉस ऑफ 15,000। नेक्स्ट 15,000 के बाद 20,000। 20,000 इसकी सेल्स कितनी है? 2 लाख। इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? 1,20,000। इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है? 80,000। इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करें, कितना आ रहा है? 45। तो आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है? 35,000। इससे मुश्किल क्या था? लॉस पांच, पहले का लॉस है 5,000। 5,000 में 75,000 ना। फिर है 15,000 और फिर है 35,000। कहाँ लिखा हुआ है यार इन्होंने? हमने टोटल टोटल में निकाल लिए। क्लोजिंग इन्वेंट्री है क्या कोई? सवाल में गिवन थी? नहीं, मुझे तो नील नजर आई थी। फिक्स्ड कॉस्ट फॉर दिस। क्लोजिंग इन्वेंट्री का तो कहीं भी जिक्र नहीं है, ओपनिंग का भी नहीं है। सेल्स आ गई, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये लेकिन 60,000 फिर कहाँ से आ रहा है? अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है तो फिर ये 60,000 कहाँ से आ रहा है? अबे यही तो बात थी ना। ये देखें, हर चीज आपको डायरेक्टली थोड़ी बताई जाएगी प्लेट पे सजा के। आपकी सेल्स कितनी हो रही है? 10,000। आपने प्रोडक्शन कितनी की? 20,000। तो पीछे कितने बचे क्लोजिंग इन्वेंट्री? 10,000 बचे कि नहीं बचे? तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 60,000। ये था यहाँ पे ट्विस्ट। और ट्विस्ट नहीं, अक्सर एग्जामिनर ऐसे ही मेंशन करता है कि वो प्लेट में सजा के सब कुछ नहीं देगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको खुद सोचना होगा कि सेल्स अगर 10,000 की हुई है और प्रोडक्शन 20,000 की हुई है तो कुछ तो फिर बचा है ना माल। तो वो क्या माल है? 20 माइनस 10, 10,000। तो यहाँ पे हम 10,000 मल्टीप्लाई बाई 6, और ये माइनस होगा, यस और नो? तो यहाँ पे ये 60,000, 1,20,000 माइनस 60,000 करें, बताएं आंसर। 1,20,000 माइनस 60,000 कितना आ रहा है? 60,000 आ रहा है। इसको अब माइनस करें, कितना आएगा? 90,000। और यहाँ पे माइनस करें तो कितना आएगा? 1,00,000 माइनस 60, 40। यहाँ पे हमारा क्या आ गया? 5,000 लॉस आ गया। यहाँ क्या आ गया? 45। 45 पॉजिटिव।
ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है? नहीं, गड़बड़, गड़बड़, ये सही है, ये गलत है। ये जो ये जो हमने निकाला है, ये जो हमने निकाला है क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये इसका है। ठीक है, ये इसका है। अब जब हम ये 15,000 यूनिट्स बनाएंगे तो इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी? क्योंकि 15,000 यूनिट सेल हुई है और प्रोडक्शन हुई है 20, तो 5,000 जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री बचा है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 120,000, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज 30,000। यहाँ पे हमारा 150 माइनस 150, इसको माइनस करो पहले। 120 माइनस 30 कितना आ रहा है? 90। तो 150 माइनस 90,000, 60,000। 60,000 माइनस 45,000, 15,000। क्लियर? अब इसी तरह यहाँ पे लेकर आइए, 1,20,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ कितनी होगी? 20,000 बना रही है, 20,000 प्रोड्यूस, जीरो, तो यहाँ पे 1,20,000 यहाँ से। गेटिंग द पॉइंट? अब पर यूनिट अगर निकालना हो, अगर सवाल आपसे पर यूनिट का पूछे, तो आपने पर यूनिट में क्या करना है? डिवाइड कर देना है बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 5,000 को किससे डिवाइड करेंगे हम? 10,000 से। वहां 15,000 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 15,000 से। और यहाँ पे 35 को किससे डिवाइड करेंगे? 20 से। तो यहाँ पे 1.75 आ। ठीक हो गई कहानी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये सब आप लोग ने खुद से करना है, ये मैंने एक एग्जांपल आप लोग के साथ कर लिया है। ये सेम सेम पैटर्न, सेम सब कुछ सेम है, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हो सकता है। ठीक है, अब आइए, मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या है, जरा पढ़े हम। Clothing inventories are valued at marginal production cost. क्लोजिंग इन्वेंट्री मेजर्ड एट मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पढ़िए मार्जिनल का। Fixed costs are period costs. फिक्स्ड कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट, दैट्स व्हाई इट्स ट्रीटेड सेपरेटली। फिर Production cost of sales does not include a share of fixed. यानी यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आ रही है उसमें फिक्स्ड एलिमेंट नहीं। क्लियर हो गई कहानी? अब आइए एब्जॉर्प्शन, शालीन पढ़िए। Closing inventory are valued at a full production cost. ठीक है, क्लोजिंग इज वैल्यूड एट फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, दैट इज फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। नेक्स्ट, Fixed costs are absorbed into cost unit. ठीक है, ये हम जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसको हम पर यूनिट की कॉस्ट में एब्जॉर्ब ही करना है। और Production cost of sales does include the share of fixed overheads. इट डज इंक्लूड अ फिक्स्ड शेयर, अ शेयर ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स। क्लियर? ये दोनों का फर्क है थियोरेटिकली और जो हमने प्रैक्टिकली भी देख लिया। अब आइए, हम्म, reconciling the profit figures given by the two methods. रिकंसाइलिंग द प्रॉफिट फिगर्स, अब ये डिपेंड कर रहा है किस पे? ये रूल्स पे। ये जो हमने रूल्स पढ़े हैं ना, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आएंगे, आइए देखते हैं। चेक दिस आउट। इसको ट्राई कीजिए खुद से, देखें क्या समझ आ रही है आपको।
Martial art to आगे हाँ साइड आगे मैंने 10 multiplied by 5 किया per machine hour 10 multiplied by 5 किया फिर multiplied by 150 units किया multiplied by 150 तीनों को multiply करो 150 से multiply करो 7,500 आएगा इसलिए लेकिन ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी तो होगी हमारे पास प्लस और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास होगी माइनस, राइट? लेकिन the absorption costing profit 2,500 7,500 एक बार हम लोग समझ सेल्स निकाल रहे हैं। देखो fixed production overhead absorption area और 10 per machine hour, ठीक है? तो each unit product is equal to 5 machine hour and 10 multiplied by 5 हो गया 50 फिर multiplied by 150 units इन दोनों की तस्वीरें लेनी है आपने। तस्वीर जो भी लेते जाए ना आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है, ताकि रिकॉर्ड में भी आए चीज। अब हाँ भाई क्या समझ आ रहा है इसमें? दो आंसर आ रहे हैं 7,500 वो मिटा दूं? जी देखें, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर प्रोडक्ट एक्स इज $10 पर मशीन आवर। ओ यार बता रहे हैं, ओ यार कितना है $10 पर मशीन आवर। Each unit of product X requires 5 machine hours. 1 unit को कितना चाहिए? 5 machine hours. फिर inventory of product X on 1st 2001. Opening inventory की बात हो रही है, yes or no? यस Opening inventory कह रहे हैं 150 units है। फिर उसके बाद and on 31st 12 closing inventory की बात हो रही है, कितने units है? 100 units है। What is the difference in profits between results reported using absorption costing and results reported using marginal costing? Simply क्या पूछ रहे हैं कि ACP absorption costing profit और MCP में क्या फर्क है, ठीक है? absorption costing profit और marginal costing profit में क्या फर्क है और कितना फर्क है? तो रूल के मुताबिक रूल क्या कह रहे हैं? रूल क्या कह रहे हैं कि जब ACP ज्यादा होगा MCP से, कब? जब इन्वेंट्री राइज होगा। एसीपी कम होगा एमसीपी से, कब? जब इन्वेंट्री फॉल होगा। यानी हमें यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आइडेंटिफाई करने की जरूरत है वो है कि हमारी इन्वेंट्री राइज हो रही है या फॉल हो रही है? फॉल। तो जब फॉल हो रही है तो हमारा कौन सा रूल अप्लाई होगा? दैट एसीपी इज लेस देन एनसीपी। अब आइए अल्लाह भला करे आपका, ऑप्शंस हमारे पास क्या गिवन है? ऑप्शंस गिवन है कि absorption costing profit would be 2500 less, absorption costing profit would be 2500 greater, absorption costing profit would be 5000 less और absorption costing profit would be 5000 greater। अब कौन से दो ऑप्शंस आपको लग रहे हैं?
दो ऑप्शन इसके, क्योंकि अभी हमें ये रूल के मुताबिक, अभी हमने कुछ कैलकुलेशन नहीं की, रूल के मुताबिक कौन से दो ऑप्शंस आपको लग रहे हैं कि सी और जो वहां वो जैसे और इस बाहर में भी कैसे बिल्कुल सी, क्योंकि ग्रेटर हो नहीं सकता क्योंकि रूल के अगेंस्ट चला जाए। तो लेस लेस यानी ये दोनों में से कोई एक करेक्ट आंसर है। अब हमें इसका वैल्यू निकालनी है कि भाई वैल्यू 2500 या 5000 है, क्या है पता नहीं, लेट्स सी। तो एसीपी इज अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड एमसीपी इज मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट। और हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, ओएआर गिवन है कि $10 पर मशीन आवर, और हमें 1 यूनिट पे 5 मशीन घंटे इस्तेमाल होते हैं, ये गिवन है। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन है? नहीं गिवन। ठीक है, अच्छा इन दोनों का क्या डिफरेंस है? 50 यूनिट्स का डिफरेंस है। ठीक, अब आइए इसके पीछे भी एक फॉर्मूला है जो आप यूज करेंगे, विच इज डिफरेंस इन प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, विच इज डिफरेंस इन प्रॉफिट, लिख लीजिए अपने पास, इज इक्वल्स टू चेंज इन इन्वेंटरी multiply by FOAR, fixed overhead absorption rate। तो डिफरेंस इन प्रॉफिट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? चेंज इन इन्वेंटरी 50 मल्टीप्लाई बाय FOAR विच इज $10, और सिर्फ $10 नहीं, क्योंकि एक यूनिट में 5 घंटे इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए 5 घंटों से भी मल्टीप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि हमें 1 यूनिट का निकालना ही निकालना। और फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाना चाहिए? 5। एक मिनट, 25. मेंटल मैथ्स थोड़ा सीख लें आप। इसका आंसर होगा 2500 लेस। और अगर मेंटल मैथ्स कमजोर है तो एग्जामिनेशन में कोई गलती करने की जरूरत नहीं है, 30 मार्क खान करने की जरूरत नहीं है कि मैं मेंटली कर दूं। यूज योर कैलकुलेटर, जब आपको सहूलत दी गई है तो उसका इस्तेमाल करें और करेक्ट आंसर पे लिखना है, ये आंसर है। बात समझ आ गई? अब आइए, विच वन इज बेटर? आया कि हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करेंगे, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, कौन सा बेहतर है? तो देखिए, बेहतर दोनों में से कोई भी नहीं है, इदारा टू इदारा वेरी करता है। किसी इदारे को इसकी जरूरत है क्योंकि कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है, और तो किसी इदारे को जरूरत ही नहीं है, वो टोटल निकालना चाहता है। तो मर्जी है, कोई वो नहीं है, फिक्स नहीं है कि नहीं यही अच्छा है या वो अच्छा है। नो, मतलब सबके अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। अब आइए, यहाँ पे कुछ सम्स थे जो मैंने स्किप करा है, तो अब वो करने का वक्त आ गया है। एक ये वाला सम कीजिएगा। वैसे एक मिनट रुके। यस, ये वाला सम कीजिए। इस सम में क्या है, इस सम में एक नई चीज है जो हम सीखेंगे, कि अगर अंडर एंड ओवर अब्जॉर्प्शन गिवन है क्वेश्चन में, तो उसको हम इस फॉर्मेट में कहाँ फिट करेंगे। ओवर एंड अंडर अब्जॉर्प्शन मेंशन्ड है क्वेश्चन में, डेटा में, तो उसको हम इस फॉर्मेट में कहाँ फिक्स करेंगे। तो आइए इस एग्जांपल से देखते हैं। Any over or under absorption of overheads does not affect the comparison of profits between absorption costing and marginal costing। वो कह रहा है कि अंडर अब्जॉर्प्शन हो या ओवर अब्जॉर्प्शन हो, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द प्रॉफिट्स, यानी ये रूल चेंज नहीं होगा उसकी वजह से। किसकी वजह से? ओवर और अंडर अब्जॉर्प्शन की वजह से। तो कैसे नहीं होगा, अब वो यहाँ पे प्रूव करेंगे सम के थ्रू। अ कंपनी मेक्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ बजट पीरियड, देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी एंड ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन द पीरियड वर सोल्ड। ओपनिंग क्लोजिंग का किस्सा ही मुक गया। Budgeted and actual data are as follows. The budgeted data is sales, direct production cost, budgeted production overheads, budgeted overheads, actual data sales, actual data है यही direct production, actual production, other overheads. Calculate the profit for the period using marginal costing। और फिर यहाँ पे है absorption costing का बताए, और absorption costing के साथ इन्होंने मेंशन किया है कि assuming that production overheads are absorbed at a predetermined rate,
and as a percentage of direct production cost, and that other overhead costs are written off as a period charge. तो पहले सिंपल मार्जिनल कॉस्टिंग से मैंने बनाया है. सिंपल मार्जिनल कॉस्टिंग, सिंपल फॉर्मेट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग था कोई से करनी है. अदर ओवरहेड्स, आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स 95 आ गया, कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया 655. क्लियर यहाँ तक? आगे लेस फिक्स कॉस्ट, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, अदर फिक्स कॉस्ट, सबको माइनस किया, टोटल फिक्स कॉस्ट 530 आ रहा है, प्रॉफिट 125. सिंपल इजी बेसिक फॉर्मेट फॉलो हो रहे हैं. अब आइए अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी वही प्रोडक्शन सेल्स माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों का एलिमेंट शामिल है. और प्रोडक्शन ओवरहेड्स अब्सॉर्ब 80% ऑफ 230. 80% कैसे निकालना हमने ऊपर मेंशन किया हुआ था कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स का परसेंटेज हम निकालेंगे, तो 80% निकाल लिया इन्होंने. कुल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स इतनी है, लेस करके जो प्रॉफिट आ रहा है वो 336 आ रहा है. अब यहाँ पे अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड के बारे में लिखा जा रहा है कि अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड कितना है, 2,20,000 माइनस 184. ये 2,20,000 कहाँ से आया, 2,20,000 कहाँ से आया, यहाँ से आया. एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स वर 2,20,000 और बजट के एतबार से हम कितना कर रहे थे, 2 लाख. तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, इधर अंडर एब्सॉर्ब 184 कहाँ से आया, यहाँ से आया. 80% ऑफ 230 184. तो एक्चुअल में 220 आ रहा था, हमने एब्सॉर्ब कितना किया, 180. इसको जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है डिफरेंस, 36. तो अंडर एब्सॉर्ब्ड है ओवर एब्सॉर्ब्ड है, अंडर एब्सॉर्ब्ड है. जब भी अंडर एब्सॉर्ब्ड आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा या ऐड होगा, माइनस होगा. और जब ओवर एब्सॉर्ब्ड होगा तो क्या होगा, ऐड होगा. माइनस क्यों हुआ, अंडर एब्सॉर्ब में माइनस क्यों हुआ, प्लस क्यों नहीं हुआ, एग्जैक्टली अंडर एब्सॉर्ब का मतलब है कि उनको जो कॉस्ट इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए थी प्रोडक्ट में ओवरहेड्स की, वो फर्स्ट करो 10 थी एक्चुअल, लेकिन एक्चुअल में बजटेड में उन्होंने जो बजट निकाला था उसमें उन्होंने $8 एब्सॉर्ब किया, तो $2 कम एब्सॉर्ब किया. तो जो $2 कम एब्सॉर्ब किया है तो ये कॉस्ट ना अल्टीमेटली सेल्स से कटेगा ना, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स. तो जो डिडक्ट होनी चाहिए थी, 2 एक्स्ट्रा डिडक्ट होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, तो अंडर एब्सॉर्ब उस 36 को हमने डिडक्ट किया. ये 36 डिडक्ट होनी चाहिए थी पहले से, बट चूंकि वो बजटेड फिगर थी, एक्चुअल में ज्यादा आ गया, हमें अंदाजा नहीं था कितना ज्यादा आया, 36 ज्यादा आया, तो हमने अब जाके इसको डिडक्ट किया. फिर अदर ओवरहेड कॉस्ट और फिर प्रॉफिट 125. ये देखो, ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट दोनों बराबर है कि नहीं, हालांकि इसमें इसकी अंडर अब्जॉर्प्शन की एडजस्टमेंट हुई है, फिर भी ये बराबर. तो यही बात वो प्रूव करना चाह रहे हैं कि प्रॉफिट पे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट और मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट दोनों पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन का, अगर वो एडजस्ट किया गया. ठीक, कहानी क्लियर है. जो सम्स हम कर चुके हैं उनको आपने दोबारा रीडू करना है घर पे, पूरा रजिस्टर में प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, सब कुछ रूल्स के साथ. और जो सम्स हमने स्किप किए हैं वो सम्स आपने प्रैक्टिस में करना, देखना है, ट्राई आउट करने हैं कि आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है. ठीक, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर और ये टॉपिक खत्म होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स एंड एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग. ये समझो, ये पूरे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट यही है. डिफिकल्ट इन द सेंस इन कंपैरेटिव टू अदर टॉपिक्स है, तो ये भी डिफिकल्ट नहीं, हमने इतने आसानी से आपको समझाया है, सारी चीजें क्लियर की है, एक चीज पे हमने बात की है, प्रैक्टिस भी की है. लेकिन ये न्यू है, न्यू इसलिए है क्योंकि ये जनरली आपने कभी भी इसके बारे में पहले नहीं ना पढ़ा ना सुना, ना इंटर कॉमर्स में किया, और ना आप रियल लाइफ में जनरली इसके फेमिलियर है. इट्स एंटायरली न्यू. दैट्स व्हाई यू नीड टू फोकस ऑन इट मोर एंड यू नीड टू प्रैक्टिस इट मोर. आपको इसे स्पेशल तवज्जो देनी है. आज क्लास कंप्लीट हो गई है हमारी, आपने घर जाके पहली फुर्सत पे ये दोनों चैप्टर्स निपटाने, पहली फुर्सत में. पीछे के जो रह गए सीक्वेंस, छोड़ो सीक्वेंस, इसको पहली फुर्सत में निपटाओ क्योंकि जहन से निकल जाता है.
आज ही आज उसको रजिस्टर में दोबारा से सिर्फ एग्जाम्पल सम्स और बस सिर्फ एग्जाम्पल सम्स ही कर लो ना, बहुत है। एटलीस्ट तुमने जो एग्जाम्पल सम जो हमने अभी क्लास में किए हैं उसी को रिपीट कर लो, ताकि जहन में रजिस्टर हो जाए, अच्छा ये ऐसे हो, और ये रूल्स और ये फॉर्मेट जहन में ना छोड़े। दैट्स इट। ठीक है, फिर आप प्रैक्टिस करते रहोगे ओवर द पीरियड, तो काम आसान होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्लास कम अपनी एंड करते हैं। क्विक क्विज, रिवीजन किट क्वेश्चंस, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक है बैक साइड का, ये सब आपको होने करना है। और कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, फिर आप पूछ सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।